तारीख थी 24 दिसंबर। शाम के लगभग 4:30 बजे थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट संख्या IC 814 ने काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। विमान में 24 विदेशी नागरिक सहित 178 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स शामिल थे। मौका क्रिसमस का था। नया साल भी कुछ 7 दिन दूर था, इसलिए लोगों में खुशी थी। शाम के 5:30 पर इस फ्लाइट ने भारत के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। इससे पहले कि ये उड़ान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरती, जहाज में 5 आतंकवादियों ने हवा में अपनी बंदूकें लहरा दी और प्लेन को हाईजैक कर लिया। इन अपहरणकर्ताओं में से सबसे पहले मुखौटा पहने एक नाटा सा आतंकवादी अपनी सीट से उठा और उसने विमान को उड़ाने की धमकी दी। वो जबरन कॉकपिट में घुस गया और पायलट की कनपटी पर बंदूक रखकर बोला कि विमान को पश्चिम दिशा की ओर मोड़ लो। आतंकवादियों ने विमान में बैठे बच्चों को बड़ों से अलग कर दिया और उनकी सीट बदल दी। इसी के साथ लाल मास्क पहने ग्रेनेड, पिस्तौल और चाकू से लैस 4 अन्य आतंकवादी विमान में अलग अलग जगह तैनात हो गए। आतंकवादियों ने विमान के कॉकपिट में बैठे पायलट से विमान को लाहौर ले जाने के लिए कहा। कैप्टन ने बड़ी चतुराई के साथ कहा कि विमान में लाहौर जाने लायक ईंधन नहीं है। कैप्टन देवी शरण से एक आतंकवादी ने पूछा कि विमान में कितना तेल है, ये दिल्ली के अलावा कहाँ जा सकता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुंबई और अहमदाबाद तक ही ये विमान जा सकता है। ये सुनते ही एक दूसरे आतंकवादी ने कहा कि अगर विमान मुंबई जा सकता है तो फिर लाहौर तो इसके पास ही है, वहां क्यों नहीं जा सकता। और फिर विमान पश्चिम की ओर एक अनजान मंजिल की तरफ मुड़ गया। इस समय तक भारत सरकार को यह नहीं पता था कि विमान का अपहरण हो चुका है। बड़ी चतुराई के साथ कैप्टन शरण ने आतंकवादियों की नजर से बचते हुए एक इमरजेंसी ट्रांसपोंडर दबाया। इससे भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोलर समझ गए कि विमान IC 814 का अपहरण हो गया है। जल्दी ये बाबत जानकारी भारत सरकार को दे दी गई। कॉकपिट में कैप्टन आतंकवादियों से इस बात पर उलझ रहे थे कि विमान पाकिस्तान न ले जाया जाए। कैप्टन शरण विमान को भारत से दूर पाकिस्तान नहीं ले जाना चाहते थे। वे किसी भी कीमत पर उसे भारत में कहीं भी उतारने को तैयार थे। इस बारे में उन्होंने आतंकवादियों को बता दिया था। वहीं पाकिस्तान इस बात को लेकर चिंतित था कि एक हाईजैक्ड भारतीय प्लेन उनके क्षेत्र में नहीं उतरना चाहिए। इसलिए लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को लाहौर में उतरने की इजाजत नहीं दी। साथ ही उसने अपने विमानों के लिए भी अपनी हवाई सीमा बंद कर दी। कैप्टन को इसका फायदा मिला। उन्होंने विमान की गति 40% तक कम कर दी ताकि विमान को जमीन पर उतारने में समय लगे। उन्हें उम्मीद थी कि विमान को या तो दिल्ली या अमृतसर में उतारा जाएगा। इस समय तक विमान में तेल काफी कम हो चुका था। जल्दी विमान को किसी एयरपोर्ट पर उतारना जरूरी हो गया था, वरना यह विमान कभी भी क्रैश कर सकता था। ऐसे में विमान के पायलट ने आतंकवादियों से कहा कि वो उन्हें विमान को उतारने की इजाजत दे। आतंकवादी जल्दी इस बात पर राजी हो गए और विमान को तेल भरने के लिए अमृतसर में उतारने की इजाजत मिल गई। लेकिन नई दिल्ली में आगे की रणनीति पर काम कर रहे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले आतंकवादी रोधी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने पंजाब पुलिस को विमान में घुसने की इजाजत नहीं दी। दिल्ली से उन्हें कहा गया कि NSG की टुकड़ी अमृतसर की ओर निकल चुकी है, उनका इंतजार किया जाए। वही विमान में तेल भरने में भी काफी समय गुजारा गया। उम्मीद थी कि जल्द ही NSG की टुकड़ी स्थिति संभाल लेगी। देरी देखकर आतंकवादी भी अपना आपा खो रहे थे। आतंकवादियों को डर था कि भारतीय सुरक्षा बल विमान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने विमान से बिना तेल भरे ही विमान को उड़ाने के लिए कहा, लेकिन कैप्टन अपनी बात पर अड़े रहे कि विमान में तेल नहीं है। आतंकवादियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने हवाई अड्डा प्रबंधन पर जल्दी तेल भरने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक यात्री रुपिन कत्याल को बुरी तरह से पेट में चाकू घोंप दिया। रुपिन खून से लथपथ हालत में पड़े थे। विमान के इंजीनियर जगिया इस खौफनाक मंजर को देख कांप उठे। उन्होंने कैप्टन से कहा कि आतंकवादी लोगों को मार रहे हैं। आतंकवादियों ने कैप्टन से कहा अगर जहाज नहीं उड़ा तो वे सबको मार देंगे। जल्दी आतंकवादियों ने यात्रियों को मारने के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी। कैप्टन असमंजस में थे। उन्हें ATS से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि विमान से बाहर क्या रणनीति तैयार की जा रही है। उन्हें इस बारे में कोई खबर नहीं थी। उन्हें किसी भी तरह से लोगों को बचाने के लिए कोई फैसला तो करना ही था। भारत सरकार के लिए भी ये समय हस्तक्षेप करने के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब था। सरकार अमृतसर में ही विमान को रोककर यात्रियों की रिहाई पर बातचीत शुरू कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इससे पहले कि सरकार कुछ भी कार्रवाई करती, 1 घंटे से भी कम समय में विमान ने दोबारा लाहौर के लिए उड़ान भर ली। हवाई अड्डे पर सुरक्षा अधिकारियों से कहा गया कि बाउजर के साथ स्नाइपर को ले जाकर जहाज के टायर को उड़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
बहरहाल विमान के अमृतसर से उड़ते ही भारत सरकार के पास से अपने लोगों को बचाने का और आतंकवादियों को मार गिराने का एक बेहतरीन मौका हाथ से निकल गया। आतंकवादी इस बार लाहौर में उतरने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। विमान का अपहरण करने वाले 5 आतंकवादी पाकिस्तानी थे। इन आतंकवादियों के नाम थे इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर। इन सभी आतंकियों का संबंध आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से था। अब रात हो चुकी थी। जल्दी विमान भारत की सीमा से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गया। पाकिस्तानी सरकार किसी भी तरह से इस विमान को अपने यहाँ उतारने को तैयार नहीं थी। उन्होंने विमान को मार गिराने की चेतावनी दी, लेकिन आतंकवादियों पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। तब लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एयरपोर्ट पर नेविगेशन और रनवे दिखाने वाली सभी लाइट बंद कर दी। इससे विमान को लाहौर में उतार पाना और भी मुश्किल हो गया। इधर विमान में ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। ऐसे में पायलट ज्यादा देर तक जहाज को हवा में नहीं रख सकते थे। उन्होंने जहाज की इमरजेंसी लाइट जला दी और उसे लाहौर में उतारने लगे। अंधेरा होने पर कैप्टन ने जहाज की लाइट को मोड़ दिया। उन्हें लगा कि वो लाहौर हवाई अड्डे का रनवे है। जब जहाज काफी नीचे आ गया तब पता चला कि असल में वो एक रोड है। ऐसे में तत्काल जहाज को फिर ऊपर ले जाया गया। अब तक लाहौर एटीसी समझ चुका था कि जहाज को उतरने की अनुमति नहीं दी गई तो वो क्रैश हो सकता है। ऐसे में लाहौर एटीसी ने रनवे की लाइट जला दी और जहाज सुरक्षित नीचे उतर गया। लाहौर एयरपोर्ट के अधिकारी किसी भी तरह से इस जहाज से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने विमान के कैप्टन का यह अनुरोध भी ठुकरा दिया कि जहाज में कुछ घायल और बुजुर्ग बच्चों को उतारा जाए। आखिरकार एयरपोर्ट से 3 घंटे में तेल भरने के बाद जहाज फिर से अपने अनजान सफर की ओर निकल पड़ा। अब आतंकवादी चाहते थे कि विमान को अफगानिस्तान के काबुल ले जाया जाए। रात में काबुल में विमान उतारने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में आतंकवादियों ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में विमान को ले जाने का आदेश दिया। आखिरकार अंधेरी रात में विमान दुबई के रनवे पर उतर गया। यहाँ दोबारा से भारत सरकार के पास एक मौका था। वो कमांडो ऑपरेशन कर यात्रियों को सुरक्षित निकाल सकती थी। इस बारे में भारत सरकार ने दुबई की अथॉरिटी से संपर्क किया और उन्हें सैन्य ऑपरेशन के लिए राजी करने की कोशिश की। यहाँ आतंकवादियों ने दोबारा से विमान में तेल भरवाने का दबाव बनाया। ऐसे में दुबई अधिकारियों ने आतंकवादियों को तेल और भोजन के बदले कुछ बंधकों को छोड़ने के लिए राजी कर लिया। आतंकवादियों के लिए सौदा बुरा नहीं था। ऐसे में उन्होंने 24 बंधकों को छोड़ दिया, जिसमें ज्यादातर घायल बच्चे और महिलाएं थे। इसके अलावा आतंकवादियों ने रुपिन कत्याल के शव को भी दुबई अधिकारियों के हवाले कर दिया। बहरहाल ईंधन भरने के बाद IC 814 फिर से उड़ गया। अब तक सुबह हो चुकी थी। 25 दिसंबर को विमान अफगानिस्तान के दक्षिण में पाकिस्तान सीमा के पास कंधार में उतर गया। जल्दी ही विमान को चारों ओर से टोयोटा ट्रकों में सवार हथियारबंद तालिबानी लड़ाकों ने घेर लिया। तालिबानी उस जहाज को भारतीय सुरक्षा बलों से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। उस दौर में अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था। वहां की तालिबानी हुकूमत दुनिया में अपने नाम का खौफ बैठाने की जुगत में लगी हुई थी। ये मौका उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। भारत अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत को मान्यता नहीं देता था। ऐसे में भारत के सामने तालिबान ही वो महत्वपूर्ण संगठन था जिससे अब उसे कोई उम्मीद थी। तालिबान की मंजूरी के बिना भारत अफगानिस्तान में कोई भी सैन्य ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकता था। इस बाबत जल्दी ही तालिबान के नेताओं से संपर्क साधा गया। अपहरणकर्ताओं ने तिहाड़ में बंद आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर की रिहाई की मांग रखी। साथ ही उन्होंने कश्मीरी अलगाववादी सज्जाद अफगानी का शव और करोड़ों डॉलर की फिरौती के लिए भारत पर दबाव बनाना चाहा। इधर तालिबान भारत सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच मध्यस्थता का काम कर रहा था। उसने भारत सरकार के ऊपर मांगों को जल्दी मानने का दबाव बनाया और उधर अपहरणकर्ताओं से रुपए और शव की मांग छोड़ने की गुजारिश भी की। जल्दी अपहरणकर्ताओं ने सज्जाद अफगानी के शव और रुपए को लेने की अपनी मांग छोड़ दी। हालांकि वे अभी भी मौलाना के साथ 35 अन्य आतंकवादियों की रिहाई चाहते थे। हालांकि अभी तक तालिबान केवल विमान को सुरक्षा प्रदान कर रहा था। आखिरकार अपहरणकर्ता अपनी कुछ मांगों से पीछे हटे और बंधकों को छोड़ने पर राजी हुए। तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश चंद्र मिश्रा के अनुसार तालिबान और अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत के बाद भारत सरकार सभी बंधकों की रिहाई के बदले 3 उग्रवादियों को छोड़ने के समझौते पर राजी हुई। छोड़े जाने वाले 3 खूंखार आतंकवादियों में हरकत उल मुजाहिदीन का सरगना मौलाना मसूद अजहर था। दूसरा आतंकवादी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा ब्रिटिश नागरिक और मसूद अजहर का कट्टर चेला उमर शेख उर्फ अहमद अमर सईद शेख था। इसे कश्मीर में विदेशी नागरिकों के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तीसरा आतंकवादी अल उमर मुजाहिदीन आतंकी संगठन का मुख्य कमांडर मुश्ताक अहमद जरगर था। विमान को अपहरण करने के 8 दिन बाद 31 दिसंबर को सभी 3 आतंकवादियों को पहले दिल्ली फिर विशेष विमान से कंधार ले जाया गया।
कंधार पहुंचते ही सभी आतंकवादी एयरपोर्ट पर खड़ी गाड़ियों से रवाना हो गए और इधर IC 814 के सभी बंदूकों को छोड़ दिया गया। तो ये थी विमान संख्या IC 814 के अपहरण की कहानी। क्या इन आतंकवादियों को छोड़ने का भारत सरकार का फैसला सही था या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताइए।